हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे डिटेल में। दोस्तों, इसके पहले मैंने प्राचीन इतिहास के 4-5 लेक्चर डाल चुका हूं, चैनल में बना चुका हूं प्लेलिस्ट। उसमें जाके आप मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास सारा देख सकते हैं और अपनी तैयारी आसान तरीके से जारी रख सकते हैं। दोस्तों, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हम परीक्षा धाम की बुक से पढ़ रहे हैं। इसके पहले भूगोल मैंने पढ़ा चुका हूं और प्राचीन इतिहास हो चुका है। आज हम मध्यकालीन इतिहास को डिस्कस करेंगे परीक्षा धाम की बुक से। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही बुक। मेरे पास ये बुक है तो मैं इससे पढ़ा रहा हूं। तो आइए शुरू करेंगे। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है पूरा, उसको आप जाके देखें पूरा तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा इंट्रो जानकारी के लिए जरूरी होना कि मध्यकालीन इतिहास में हम ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे उसके बाद मालवा सल्तनत रही है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा मुगल काल पढ़ेंगे, तोमर वंश के बारे में पढ़ेंगे, मंडला में जो शासक किए राजा महाराजाओं ने उनके बारे में पढ़ेंगे, बुंदेलखंड का इतिहास को पढ़ेंगे और बघेलखंड के इतिहास को पढ़ेंगे। दोस्तों, तो हम यहां पे सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली सल्तनत आया कैसे, तो उसके बारे में एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं मैं आपको, आप सिर्फ सुनिए। देखिए दोस्तों, क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 1191 ऐसा याद रख सकते हैं आप, है ना। तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। पृथ्वीराज चौहान जीता उसमें और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। तो मोहम्मद गौरी वापस चले गया हारने की वजह से। उसके एक साल बाद दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं जिसको, 1192 में। ये युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। दोस्तों, ये युद्ध फिर से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गौरी की जीत होती है जयचंद के विश्वासघात के कारण। जयचंद के विश्वासघात के कारण मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। दोस्तों, तो अब दिल्ली को जीत लिया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया था। दोस्तों, दिल्ली को जीत लिया मोहम्मद गौरी ने 1192 में। अब 1192 में जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया दोस्तों, तो मोहम्मद गौरी यहां रहेगा थोड़ी भारत में, वो वापस लौटा। तो वापस लौटने के पूर्व दोस्तों, अपना जो साम्राज्य जीता था उसने दिल्ली, उसने अपने गुलामों को, दासों को विभाजित करके चले गया। दोस्तों, उनको बांट के चले गया कि तुम शासन संभालो यहां पे करके। तो गौरी चले गया वापस। तो जाते जाते दोस्तों, गौरी के वापस लौटने के पूर्व लाहौर से लेकर दिल्ली तक के का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को देके गया। लाहौर से लेकर दिल्ली तक के का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को देके गया। अब देके वापस चले गया। दोस्तों, वापस चले गया। अब 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर डाली, है ना। तो क्या हुआ, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और 1206 तक के अपनी राजधानी लाहौर को बना के शासन चला रहा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। दोस्तों, अब 1206 में गौरी की हो गई मृत्यु, मर गया गौरी। तो दिल्ली साम्राज्य जो बोलने लगे हमारा राजा कौन, तो वहां के मंत्रिमंडल ने उसको ऑफर किया कि बोले अब तू ही इसकी स्थापना कर ले। तो 1206 में दोस्तों, देखो गौरी ने लाहौर को राजधानी बनाकर 1206 तक के शासन किया। फिर 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी ऐबक ने। दोस्तों, ऐबक किसी ना किसी रूप में गुलाम था, है ना। ऐबक उनका दास हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, इसलिए यह गुलाम वंश कहलाया। दोस्तों, इसी कारण ये गुलाम वंश कहलाया।
तो ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, कि उसने स्थापना तो कर दी थी 1206 में, है ना। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसके कई कारण है, मैं आपको वाला जब भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा जब उसमें बताऊंगा, है ना। तो उसने, तो ये समझ लीजिए ऐसा करके गुलाम वंश बना। गुलाम वंश कैसे बना समझ में आ गया, है कि नहीं। गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, और 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, और वो गौरी का किसी न किसी रूप में गुलाम था, ये इसलिए ये गुलाम वंश कहलाया। तो ऐसा करके दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हुई, गुलाम वंश गद्दी पे बैठा दिल्ली में। तो अब हम वहां के देखो, तो वो इंडियन हिस्ट्री में बाद में देखेंगे। अब मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको समझ में आ गया। अब दिल्ली सल्तनत जब दिल्ली में बैठा तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनके क्या क्या रोल प्ले हुआ है उनका, उनने कहां आक्रमण किए, किसके साथ आक्रमण किए, मध्य प्रदेश के कौन से राजा रहे हैं जिनके साथ उन्होंने आक्रमण किए, और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनेंगे उसको हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। इस वजह से हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मालवा सल्तनत पढ़ेंगे, और मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ होता है दोस्तों। तो ये सामने का इंट्रो था जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे करके गुलाम वंश दिल्ली में बैठा। उसके अलावा आप डिटेल में तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही दोस्तों, है ना। और मैं पढ़ाऊंगा इंडियन हिस्ट्री, अभी मध्य प्रदेश को कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करेंगे हम दिल्ली सल्तनत, मध्य प्रदेश कालीन दिल्ली सल्तनत। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम गुलाम वंश की। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, यानी मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में जो घटनाओं का विवरण मिलता है उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत, मध्य प्रदेश कालीन दिल्ली सल्तनत। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में तो आप पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से लेकर 1526 तक था। उसमें गुलाम वंश ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, तो ये शासन रहे हैं दोस्तों। तो उनका क्या रोल काल रहा है, क्या उनका रोल प्ले हुआ है मध्य प्रदेश में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गुलाम वंश की। गुलाम वंश के बारे में मैंने बता दिया हूं शुरू में इंट्रो में कि गुलाम वंश कैसे आया, है ना। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से लेके 1290 तक था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। 1206 से लेके 1290 तक के गुलाम वंश का शासन रहा है, ये सन याद रखना है। 1206 से लेके 1290 तक के गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश शुरू किया था दोस्तों। गुलाम वंश किसने शुरू किया था, है ना। तो 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी, और ऐबक किसी न किसी रूप में मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए ये गुलाम वंश कहलाया दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो गुलाम वंश के कौन से शासक रहे हैं अपने को ये जानकारी होना सबसे पहले। तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है, इल्तुतमिश रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, फिर इल्तुतमिश ने शासन किया है दोस्तों। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका रही है। गयासुद्दीन बलवन, ये गुलाम वंश के शासन रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी होना। तो अब अपन यहाँ देखते हैं कि देखो 1202 में क्या होता है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार्दी देव परिमल देव उसी का नाम था। परमार्दी देव परिमल को हराकर कलिंजर और खजुराहो को जीत लिया था दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चंदेल राजा को हराया था करके। और हमने पढ़े हैं दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध हुआ था इसी का। किसका राजा परमार्दी देव परिमल का पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध हुआ था, हमने पढ़े थे। पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर परमार्दी देव को पराजित किया था। महोबा पर आक्रमण कर परमार्दी देव को पराजित किया था, और उसका कुछ हिस्सा बच गया था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी चंदेल राजा परमार्दी देव को हराकर कलिंजर और खजुराहो को जीत लिया था दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस चंदेल राजा को पराजित किया था, तो परमार्दी देव, इसी का नाम परिमल था दोस्तों, ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है, देखो इल्तुतमिश शासन बनता है। देखो गुलाम वंश का एक ही रोल काल, यहां से एक ही क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। इल्तुतमिश नाम आपने सुने होंगे, इल्तुतमिश, है ना। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है दोस्तों। और इल्तुतमिश ने 1231-32 में ग्वालियर का दुर्ग जो है, ग्वालियर के दुर्ग के प्रतिहार को हराया था। वहां प्रतिहारों का शासन था दोस्तों, तो ग्वालियर के दुर्ग के प्रतिहारों को हराया था। वहां पे प्रतिहारों का शासन था। तो उस टाइम पे ग्वालियर का शासक कौन था दोस्तों, आपको जानकारी के लिए पता होना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि उस टाइम पे ग्वालियर का राजा था, राजा नाम था उसका राजा मलय वर्मन। राजा मलय वर्मन, राजा मलय वर्मन का शासन था दोस्तों। प्रतिहारों को हराया था करके बोला है ना, तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर के राजा मलय वर्मन को हराया था दोस्तों, मलय वर्मन को हराया था। तो ये अपने को जानकारी के लिए पता होना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। इस समय राजा मलय वर्मन ग्वालियर का शासक था। जब ये इसने इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया, उस टाइम पे राजा मलय वर्मन ग्वालियर का शासक था दोस्तों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, है ना। 1232 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने एक विशाल सेना लेकर ग्वालियर दुर्ग को घेर लिया था। उसने अपने अनेक अमीर और सेनापति से अपनी अपनी सेनाएं लेकर ग्वालियर पहुंचने का आदेश दिया था, और वहां का राजा जो मलय वर्मन था वो ग्वालियर का शासक था। मलय वर्मन ग्वालियर का शासक था दोस्तों। उसने अपनी सेना के साथ भीषण यहाँ पे युद्ध हुआ। बस इतना काम की जानकारी है यहाँ से। उसके बाद 1235 में क्या होता है, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। और इसके अलावा मैंने इसके पहले क्या बताया, क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ग्वालियर दुर्ग, ग्वालियर के किले पे ग्वालियर के दुर्ग पर किसने प्रतिहार किया था, है ना। तो ग्वालियर के दुर्ग में इल्तुतमिश ने प्रतिहार किया, और वहां का राजा उस टाइम पे वहां का शासक मलय वर्मन था। इतना याद रखना है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद 1251 में क्या होता है दोस्तों, ग्यासुद्दीन बलवन। मैंने बताया ना, इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की शासिका बनती है, और रजिया सुल्तान के बाद ग्यासुद्दीन बलवन शासक बनता है दोस्तों। इसका नाम याद रखना है, ग्यासुद्दीन बलवन, है ना। तो इसके बारे में आप तो वहां पे पढ़ेंगे ही कहाँ, दिल्ली सल्तनत में। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं, ग्यासुद्दीन बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किस शासक ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, तो ग्यासुद्दीन बलवन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। इसके तहत नरवर के राजा चहाड़ देव पर आक्रमण किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ग्यासुद्दीन बलवन ने नरवर के राजा चहाड़ देव पर आक्रमण किया था दोस्तों, चहाड़ देव पर आक्रमण किया था, इसको याद रखना है। नरवर का राजा था जिसका नाम, अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो इसका नाम ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, चहार देव। ये चहाड़ देव या चहार देव। तो नरवर के राजा चहार देव पर आक्रमण किया था किसने, ग्यासुद्दीन बलवन ने। नरवर का राजा था ये, नरवर शिवपुरी, है ना। नरवर का राजा था, राजा चहाड़ देव पर आक्रमण किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो इसको अपने को याद रखना है। नरवर का राजा चहार देव का शासन था वहां पे, और वहां पे मुस्लिम आक्रमण हुए जिसमें से ग्यासुद्दीन बलवन ने यहां पर वो किया था। तो यहां से देखो, गुलाम वंश मध्य प्रदेश के संदर्भ में अपने को इतना ही पढ़ना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, मैंने देखा हूं पुराना पैटर्न, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमार्दी देव पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और वहां का राजा कौन था, तो वहां का राजा मैंने बता दिया, वही था, है ना, मलय वर्मन वहां का शासक था। इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था, और ग्यासुद्दीन बलवत ने नरवर के राजा चहाड़ देव पर आक्रमण किया था। इतना याद रखना है। गुलाम वंश से इतना ही दोस्तों। गुलाम वंश से काम की जानकारी बता दिया मैंने आपको। गुलाम वंश का शासन जो है 1206 से 1290 तक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश की लड़की होती है रजिया सुल्तान, उसने शासिका रही है गुलाम वंश की। और उसके बाद ग्यासुद्दीन बलवन शासक बनता है, और उसके बाद और भी हैं, अपने को इतनी जानकारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी काम की है, वो आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में गुलाम वंश इतना ही है। अब हम बात करते हैं दोस्तों खिलजी वंश की। खिलजी, तो गुलाम वंश के पतन के बाद खिलजी वंश का शासन आता है दोस्तों, है ना। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक के शासन किया है, मात्र 30 साल शासन किया है दोस्तों खिलजी वंश ने। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया है, तो खिलजी वंश ने मात्र 30 साल तक शासन किया है दोस्तों, मात्र 30 साल तक शासन किया है। 1290 से 1320 तक के खिलजी वंश का शासन रहा है दोस्तों, खिलजी वंश का शासन रहा है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी को माना जाता है। खिलजी वंश का संस्थापक या शासक, खिलजी वंश शुरू किसने किया था, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। ये देखो ये नाम, ये जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना की थी दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है।
खिलजी वंश शुरू किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद उसका जो भतीजा था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन को निपटा दिया था, है ना। तो उसका सर अलग कर दिया था, एक बिल्ला छोटा कर दिया था उसको सीधे सीधे, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसको 4 इंच छोटा कर दिया था दोस्तों, है ना। तो ये अपने को जानकारी के लिए पता होना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बहुत सारे अभियान हैं, बहुत बड़ा विस्तृत किया था उसने साम्राज्य को। अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तृत किया था। तो ये जानकारी के लिए अपने को पता होना। यहाँ पे देखो अलाउद्दीन खिलजी तक की बात लिखी हुई है बस, तो इतना अपने को याद रखना है। तो देखते हैं अब, देखो यहाँ से खिलजी वंश के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था। क्वेश्चन आ सकता है खिलजी वंश के किस शासक ने मालवा को लूटा था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था, इतना याद रखना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1292-93 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एनल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने भेजा था दोस्तों। इसका नाम याद रखना है इसका नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है, इसका नाम याद रखना है ना। क्या हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जो मालवा विजय हुआ था उसमें वहां का राजा कौन था? वहां का राजा महलक देव। वहां का राजा कौन था? महलक देव। महलक देव के साथ युद्ध हुआ था इसका एनुल मुल्क का, है ना, एनुल मुल्क का। तो मालवा पर महलक देव का शासन था दोस्तों, है ना, महलक देव का शासन था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका जो सूबेदार था जिसका नाम था एनुल मुल्क। एनुल मुल्क का नाम कई जगह ये भी मिलता है दोस्तों, आइन। देखो ये जो एनुल मुल्क नाम लिया हुआ है ना, इसका नाम कई जगह ये भी मिलता है आइन उल मुल्क मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति एनुल मुल्क या आइन उल मुल्क को मालवा पर आक्रमण करने भेजा था। और जब मालवा पर इसने आक्रमण करने भेजा था तो वहां का शासक परमार शासक महलक देव की हत्या कर दी थी। महलक देव की हत्या कर दी थी। क्वेश्चन आ सकता है महलक देव की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसका नाम था एनुल मुल्क ने महलक देव की हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखना है। ये परमार शासक था, यह परमार वंश का अंतिम शासक था दोस्तों महलक देव। परमार वंश का अंतिम शासक महलक देव था। इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एनुल मुल्क ने कर दी थी, इसको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कलिंजर, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा था दोस्तों। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कलिंजर को लूटा, चंदेरी को लूटा, धार को लूटा, मांडू को लूटा जैसे नगरों को लूटा था, याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा को लूटा था और अलाउद्दीन खिलजी ने कलिंजर, चंदेरी, धार, मांडू जैसे नगरों को लूटा था दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, जब उसने मांडू को लूटा तो मांडू विजय दक्षिण की कुंजी, मांडू को जिसने जीता तो इसने एक यहाँ पे मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी कहा है। किसने कहा है करके कथन आ सकता है दोस्तों। तो एक इतिहासकार रहे हैं जिसका नाम था अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो को कब पढ़ेंगे आप? अमीर खुसरो को कब पढ़ेंगे? जब इंडियन हिस्ट्री। फिर भी काम का बता देता हूँ। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, इसका मूल्य नाम मोहम्मद हसन था दोस्तों। और ये एकमात्र ऐसा शासक रहा है जिसने बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासन देखा है। दिल्ली सल्तनत का शासन देखा है इसने अमीर खुसरो ने। कहां से लेके कहां तक के? तो बलवन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक 7 प्रमुख दिल्ली के सुल्तानों का शासन देखा है इसने, कैसा क्या चला रहे थे करके। हाँ? जो सूफी संत रहे हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य था ये अमीर खुसरो, है ना। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और अमीर खुसरो को ही तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो को ही तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। तो उसको उपाधि दी गई थी दोस्तों तोता ए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को मिली थी। तो अमीर खुसरो ने ही क्या कहा था, मांडू विजय दक्षिण की विजय है। ये किसके लिए कहा था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। बोले तूने मांडू को जीत लिया, मांडू विजय अब तेरी दक्षिण की विजय है। तो ये कथन किसका था करके क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी को मांडू विजय पर अमीर खुसरो ने कहा था मांडू विजय दक्षिण की विजय है करके। अब देखते हैं दमोह में एक शिलालेख मिला है दोस्तों। दमोह में
सलैया, सलैया शिलालेख, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को सर्वभोग शासक बताया है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो समझ में आ गया दोस्तों, ये दमोह जिले में एक सलैया ग्राम में एक सलैया शिलालेख मिला हुआ है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है कि अलाउद्दीन ने यहाँ आक्रमण किया था, और उसकी जानकारी अपने को याले अभिलेख से मिलती है दमोह जिले में अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड। इस शिलालेख में सार्वभौम शासक बताया है अलाउद्दीन खिलजी को, ये याद रखना है। सलैया शिलालेख पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे तुगलक वंश की। डिस्कस करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक रहा है। 1414 तक रहा है दोस्तों, याद रखना है। 1320 से लेकर 1414 तक के तुगलक वंश का शासन रहा है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था गाजी मलिक। गाजी मलिक इसी का नाम था, याद रखना, गाजी मलिक इसी का नाम था, है ना। और इसने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर को भी बसाया था। किसने? इसने गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद नगर की स्थापना भी की थी दोस्तों। और इसी के समय गयासुद्दीन तुगलक के समय ही सर्वाधिक 29 बार मंगोल आक्रमण हुए थे दोस्तों, मंगोल आक्रमण हुए थे दोस्तों। तो गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक संस्थापक बनता है। देखो ये नाम मिलेगा यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक संस्थापक बनता है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। इसका वास्तविक नाम था जूना खां। तो दो नाम पता चल गए अपने को तुगलक वंश के। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक शासन बनता है दोस्तों। ये देखो नाम, 3 नाम मिल गए। फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शासक बनता है दोस्तों। फिरोज शाह के बाद भी एक शासक रहा है, कौन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। यहाँ पे लिखा है क्या? हाँ, यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे। ये दिलावर खां के टाइम पे था वो, है ना, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए समझ में आ गया। शासकों के नाम मैंने बता दिया, शासकों के नाम याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है? तो उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ये बैठता है दोस्तों गद्दी पे। तो अब देखते हैं तुगलक वंश से क्या क्या रिलेटेड यहाँ जानकारी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लायक के हैं, है ना। तो देखो फारसी भाषा के अभिलेख बाटियागढ़ अभिलेख मिला है दोस्तों दमोह में। दमोह जिले में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बाटियागढ़ अभिलेख। इससे गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिले हैं। इस अभिलेख से गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, याद रखना, पूछा जा सकता है ना। बाटियागढ़ दमोह जिले में मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक स्थान है ना, ऐतिहासिक स्थान है। इससे हमको गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिले, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिले, और ये बाटियागढ़ अभिलेख फारसी भाषा का दोस्तों, फारसी भाषा का अभिलेख है, पूछा जा सकता है किस भाषा का अभिलेख है। बाटियागढ़ अभिलेख फारसी भाषा का है। उसमें गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिले, शासन के बारे में लिखा हुआ है, देखने को मिलता है अपने को। तो दोस्तों समझ में आ गया, बाटियागढ़ अभिलेख जो दमोह में, उससे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है, अपने को याद रखना है ना। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद वहीं पे दोस्तों, वही स्थान पे एक और अभिलेख है बाटियागढ़ अभिलेख दमोह में, वो संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और उससे हमको ज्ञात होता है कि तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में था। और ये बाटियागढ़ अभिलेख से मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी मिलती है दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सुल्तान की ओर से जुलसी नाम था उसका, बता रहा हूं मैं आपको, देखो सुनिए इसको क्या बोल रहा हूं मैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सुल्तान की ओर से जुलजी खान नामक सूबेदार चंदेरी में नियुक्त हुआ था। जुलजी खान नामक सूबेदार चंदेरी में नियुक्त हुआ था। और सूबेदार का नायक बाटियागढ़ में रहता था। उसका एक नायक जो है वो बाटियागढ़ में रहता था। और उस समय उस नगर को बाटियागढ़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और इससे प्राप्त अभिलेख से दिल्ली का नाम, ये जो बाटियागढ़ अभिलेख है दोस्तों, इसमें दिल्ली का नाम क्या मिलता है? जोगिनीपुर मिलता है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। दिल्ली का नाम इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? तो जोगनीपुर लिखा हुआ है। दिल्ली का नाम इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है? तो जोगनीपुर लिखा हुआ है।
तो समझ में आ गया दोस्तों। बाटियागढ़ अभिलेख दमोह में है ना। उसमें दिल्ली का नाम क्या बताया, जोगिनीपुर, जोगिनीपुर याद रखना है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे, देखो फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुलनीपुर अभिलेख, सागर में एक अभिलेख है दोस्तों दुलनीपुर अभिलेख, इसमें फिरोज शाह तुगलक का के बारे में बताया गया है ना। फिरोज शाह तुगलक के राज्य का उल्लेख दुलनीपुर अभिलेख सागर में मिलता है। तो फिरोज शाह तुगलक के राज्य अभिषेक का उल्लेख भी किया गया दुलनीपुर अभिलेख सागर में। तो अपने को क्या क्या याद रखने की बनती है, तो बाटियागढ़ अभिलेख जो फारसी भाषा का है उसमें गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी मिलती है। बाटियागढ़ अभिलेख जो दमोह में एक दूसरा अभिलेख है संस्कृत भाषा का, उससे मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जानकारी मिलती है। सागर जिले का दुलनीपुर अभिलेख, इससे फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूं है ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे एमपीपीएससी में। तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन इसमें प्रीलिम्स में पूछेगा वो। देखिए अगला फैक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी राजधानी परिवर्तन के दौरान धार के किले का पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। तो धार के किले का पुनर्निर्माण कब करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं क्या हुआ था 1329 में, यानी 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र में देवगिरी नामक स्थान है, तो देवगिरी के केंद्र में स्थानांतरित कर दी थी दोस्तों, स्थानांतरित कर दी थी, जिसका नाम बाद में दौलताबाद हुआ था। देवगिरी का ही नाम बाद में दौलताबाद हुआ था दोस्तों, है ना। तो राजधानी परिवर्तन किया था इसने, है ना। और राजधानी परिवर्तन करते करते जब ये मांडू होते हुए गया था दोस्तों, है ना, मांडू होते हुए धार होते हुए गया था, तो धार के किले का निर्माण इसी ने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो धार के किले का पुनर्निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था, याद रखना है। जबकि धार के किले का निर्माण राजा भोज ने लीलोधान गिरी के नाम से राजा भोज ने करवाया था, और पुनर्निर्माण इसने करवाया था, याद रखना है ना। मोहम्मद बिन तुगलक को विचारों का आदमी के रूप में भी जाना जाता है, बड़ा अजीब और गरीब था ये, तो इसको विचारों का आदमी के रूप में भी जाना जाता है, और इसे मध्यकालीन भारत में सबसे हड़ताली सुल्तान में से एक कहा जाता है, सबसे हड़ताली सुल्तान में से, और पागल सुल्तान भी कहते थे इसको। अगला हम डिस्कस करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही गुलिक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया था दोस्तों। ये नाम याद रखना है, गुलिक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसको बनाया था, नाम याद रखना है, गुलिक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया था। गुलिक खां को चंदेरी, इसका नाम याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको बनाया था, गुलिक खां को चंदेरी का प्रशासक बनाया था दोस्तों। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे बैठा। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक या सुल्तान था दोस्तों। ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने मलिक राजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, किसे, मलिक राजा को बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। किसको, मलिक राजा को। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बुरहानपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। डायरेक्ट याद रखना है। तुगलक वंश के समय ही, तुगलक वंश के, देखो फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक शासक बनता है, सुल्तान बनता है दोस्तों। मालवा में दिलावर खां गोरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी, और मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई थी दोस्तों। मालवा सल्तनत की शुरुआत हुई थी 1401 ईस्वी में, है ना। तो किसके समय हुआ था ये, तो ये सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय हुआ था। सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय मालवा में दिलावर खां ने गोरी के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। क्या नाम था उसका, दिलावर खां गौरी ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी और मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इधर साइड है ना, देखो ये है ना, यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद मैं इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश गद्दी पर बैठा, और सैयद वंश रहा है 1414 से 1450 तक, लगभग 36 साल तक के शासन किया है सैयद वंश ने। सैयद वंश का संस्थापक
खिज्र खां था दोस्तों, खिज्र खां। सैयद वंश के बाद लोधी वंश गद्दी पर बैठा। समझ में आ गया दोस्तों। तुगलक वंश के समय यानी तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिलावर खां गोरी को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया था किसको? दिलावर खां गोरी को। तो 1401 में क्या हुआ? 1401 में मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। दिलावर खां गोरी के समय मालवा की राजधानी मांडू को बनाया था उसने। तो नासिरुद्दीन महमूद ने यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद ने मालवा के दिलावर खां गोरी को स्वतंत्र राज्य की घोषणा, और मालवा सल्तनत की शुरुआत यहीं से होती है दोस्तों। मालवा सल्तनत की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, तुगलक वंश से इतना ही। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश गद्दी पे बैठा। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश गद्दी में बैठा, और सैयद वंश जो है, सैयद वंश 1414 से 1450 लगभग 36 वर्ष तक के इसने सैयद वंश ने शासन किया है। सैयद वंश ने शासन किया 36 वर्ष तक के, ये याद रखना है। और दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश रहा है खिलजी वंश दोस्तों। खिलजी वंश रहा है मात्र 30 साल, है ना। खिलजी वंश रहा है। खिलजी वंश से याद रखना है। कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक के, तो मात्र 30 साल तक के खिलजी वंश रहा है। उसके बाद सैयद वंश के बाद आता है दोस्तों लोधी वंश। तो देखो, लोधी वंश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो लोधी वंश से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, याद रखना है। लोधी वंश ने 1451 से लेके 1526 तक के शासन किया। 1451 से लेके 1526 तक के लोधी वंश ने शासन किया है। और लोधी वंश का संस्थापक लोधी वंश शुरू किया था। ये अफगान वंश के संबंधित है दोस्तों। लोधी वंश जो है अफगान शासक रहे हैं। अफगान वंश से संबंधित रहे हैं, है ना। और तो लोधी वंश के स्टार्ट किसने किया था? बहलोल लोधी ने स्थापित किया था दोस्तों। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठता है। और सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी दोस्तों। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने की थी। और सिकंदर लोधी ने ही ग्वालियर में मानसी तोमर का शासक था, है ना। ग्वालियर में किसका शासक था? तो देखो, ग्वालियर में राजपूतों का शासक था, है ना। तो सिकंदर लोधी के काल में ग्वालियर पर शक्तिशाली तोमर शासन करते थे। तोमर लोग शासन करते थे। तो सिकंदर लोधी ने मानसी तोमर को हराया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ग्वालियर के शासक मानसी तोमर को किसने पराजित किया था? तो सिकंदर लोधी ने ग्वालियर के शासक मानसी तोमर को पराजित किया था। इसका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है ना। 1505 की बात है। 1505 में सिकंदर लोधी ने राजा मानसिंह के विरुद्ध अपनी रणनीति बनाई और राजा मानसिंह तोमर को पराजित किया था। और इसके अलावा दिल्ली से आगरा ले गया था अपनी राजधानी को। तो आगरा शहर की स्थापना की थी और दिल्ली से आगरा अपनी राजधानी ले गया। और आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोधी ने करी थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिकंदर लोधी ने किसके साथ? मानसिंह तोमर के साथ। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था दोस्तों। ये जो इब्राहिम लोधी था, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत के प्रथम युद्ध जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था दोस्तों, है ना। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया था। तो इसमें बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यही था, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी ने 1515 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया था दोस्तों। तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, याद रखना है। तो सिकंदर लोधी ने मानसी तोमर को, और इब्राहिम लोधी ने तोमर वंश के शासक ग्वालियर में था, ये विक्रमजीत को पराजित किया
किया था, है ना। तो ये तोमर वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना है। इब्राहिम लोदी ने 1570 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया था और सिकंदर लोदी ने मानसी तोमर को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद, दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया, मैंने बताया ना। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 21 अप्रैल 1526 को, है ना, जिसमें किसकी, बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। तो दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1526 में गुजरात शासक बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया था और बहादुर शाह के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है ना। आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। तो ये समझ में आया दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने पढ़े। इसमें डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि किसके टाइम पे कौन शासक था, और कुछ इतिहास की घटनाएं हैं तो वो पूछी जा सकती है इनसे रिलेटेड। तो दिल्ली सल्तनत से इतना ही, आगे हम डिस्कस करेंगे फिर मध्य प्रदेश का स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। ऐसी करके मैं सारा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन मध्य प्रदेश डिस्कस करूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, लेक्चर पुराने प्राचीन भारत मैंने प्राचीन मध्य प्रदेश पूरा कंप्लीट करा दिया, उसको जाके देख सकते हैं आप, और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।